नेक्स्ट सीन में हमें ली हान को दिखाया जाता है जो कि उसी फॉक्स स्पिरिट के साथ रिलैक्स कर रहा था। तभी सेक्ट के बाहर से तेजी से एक स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ली हान को स्वॉर्ड के आने का एहसास हो गया था और वो बड़े ही कूल तरीके से उड़ते हुए किक करके उस स्वॉर्ड को वहां से रिवर्स कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंटेंशनली उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि उस स्वॉर्ड के दूसरे हमले से ली हान खुद को संभाल नहीं पाता और वो अपनी बैल्कनी से नीचे गिरने लगता है। फॉक्स स्पिरिट भी परेशान हो गई थी और वो इस तरीके के अटैक को देखकर कहती है कि सुबह सुबह किसने शुरू कर दिया ये खेल। और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के धमाकेदार मॉर्निंग को देखकर जिया बड़ी खुश हो रही थी। वो कहती है कि चलो आज की मॉर्निंग तो काफी एक्साइटिंग निकली। वहीं ली हान के कोर्टयार्ड में आने के बाद हमें पता लगता है कि ये स्वॉर्ड असल में और किसी की नहीं बल्कि लैंग वान की है, जो कि ली हान से उस रूम में रहने की वजह से काफी ज्यादा नाराज थी। वो कहती है कि इस रूम को छोड़कर तुम किसी भी रूम को चूज कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए खुला नहीं है और साथ ही इस सेट में पेट अलाउड नहीं है। लैंग वान की ये बात सुनकर ली हान भी काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहता है कि अगर मैं उस रूम में रुक गया तो क्या दिक्कत है, और दूसरी बात अगर ये पेट मेरे साथ ही रहा तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वहीं अब तक हमारी फॉक्स स्पिरिट भी लैंग वान की बातों से नाराज हो चुकी थी। वो तो लैंग वान को कहती है कि तुम होगी पेट, तुम्हारा पूरा खानदान होगा पेट, मैं तो एक 9 टेल फॉक्स स्पिरिट हूँ। अब एक पवेलियन मास्टर होने के नाते उसे इनका जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने वेपन से जबरदस्त अटैक करती है ली हान की तरफ, जो उसके कान के पास से होकर गुजर जाता है। ये अटैक ली हान के काफी क्लोजली गुजरा था, लेकिन उसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं आती। वहीं ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक था ये तो हमें उस कोर्टयार्ड के गड्ढे देखकर ही पता लग जाता है। और इसके बाद लैंग वान वहाँ से ये कहती हुई निकल जाती है कि दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो ये अटैक तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जाएगा। उसके जाने के बाद तो ली हान को भी उस कोर्टयार्ड की उजड़ी हुई हालत नजर आती है। अब वो तीनों चुपचाप उस रूम में वापस आ गए थे। वहाँ जाने के बाद जिया कह रही थी कि आखिर क्या ये कमरा इतना स्पेशल है, हम यहाँ रुक क्यों नहीं सकते। वहीं फॉक्स स्पिरिट तो अलग परेशान हो रही थी, ये सोचते हुए कि अगर सारे कमरे इतने साफ नहीं हुए तो मुझे सारे चूहों और कॉकरोचेस के साथ रहना होगा। हमने ये कमरा इसीलिए तो चूज किया था क्योंकि ये काफी ज्यादा साफ सुथरा है। वैसे अगर इस कमरे के डिजाइन और इंटीरियर को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी रह रहा था और उसके जाने के बाद इस कमरे की काफी अच्छे से देखभाल की गई है। अब वो लोग इस बारे में और ज्यादा सोच पाते कि तभी ली हान के लिए बाहर से एक स्टूडेंट बुलावा भेजता है। बाहर जाने के बाद वो स्टूडेंट ली हान को यंग मास्टर के तौर पर ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मैं इसी सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि सेक्ट मास्टर होने के नाते हमारे यहाँ काफी पुराने रिवाज को फॉलो किया जाता है, जिसके लिए आपको बाफेंग पवेलियन जाना होगा। बाफेंग पवेलियन का नाम सुनकर हमारा ली हान काफी ज्यादा क्लूलेस नजर आ रहा था। ये बात वो स्टूडेंट समझ आता है और वो एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था कि आप यहाँ पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बाफेंग पवेलियन हमारे लियोनहाई पवेलियन का सीक्रेट रूम है, जहाँ पर जाने की इजाजत सिर्फ पवेलियन मास्टर को है, जो कि इस वक्त आप हैं। अब इतना सुनते ही ली हान के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि एक जगह जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और सीक्रेट है वहाँ पर उसे इस तरीके से भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट बताता है कि बाफेंग पवेलियन में 10,000 साल पहले हमारे पहले सेक्ट मास्टर ने काफी सारे रेयर ट्रेजर्स छुपा के रखे हैं। वहाँ पर आपको लियोनहाई पवेलियन में मौजूद सभी तरीके की रेयर बुक्स देखने को मिलेंगी, जो इतने सालों से हमारे सेक्ट के एल्डर्स जमा करते आ रहे हैं। साथ ही बहुत सारे हिडन टेक्निक्स और बहुत सारे फॉर्मूलाज भी मौजूद हैं। तो एज अ पवेलियन मास्टर आपको एक बार वहां जाकर वहां का जायजा ले लेना चाहिए। अब उस डिसाइपल के कहने पर ली हान उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ लैंग वान काफी सीरियस नजर आ रही थी। वो कहती है कि मुझे डर है कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ जब वो दोनों बाफेंग पवेलियन के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहाँ का उजड़ा हुआ हाल देखने के बाद ली हान कह रहा था, इस जगह पे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी उस ओल्ड मॉन्क के टेम्पल के बाहर आ रही थी। वहाँ का दरवाजा ओपन करने के बाद वो डिसाइपल कहता है कि अब आप अंदर जा सकते हैं। ली हान के आगे बढ़ते ही वो डिसाइपल मुस्कुराने लगता है। वहीं ली हान वापस आकर उस डिसाइपल की हंसी बंद कर चुका था। वो उससे काफी क्यूरियस होकर पूछता है कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो।
वो डिसाइपल तो डर के मारे शॉक हो जाता है और फिर बात को संभालते हुए कह रहा था कि वो आप हमारे सेक्ट मास्टर है ना, और आप पहली बार बाफेंग पवेलियन आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। ली हान उसकी बात पे मुस्कुराते हुए काफी सीरियस होकर पूछने लगता है कि कौन से पवेलियन से बिलोंग करते हो तुम। बेचारा डिसाइबल काफी ज्यादा डरते हुए बता रहा था कि वो बाय हुआ पवेलियन से बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद ली हान जाने से पहले कहता है कि बाहर ही रुकना, मैं अपना काम निपटाने के बाद तुमसे बाहर आकर मिलूंगा। वो स्टूडेंट भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हुए क्रीपी सी स्माइल देने लगता है, जैसे कि उसे पता है कि ली हान के अंदर जाने पर उस पर क्या मुसीबत टूटने वाली है। थोड़ी देर हो चुकी थी और अब हमें बाफेंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 9th फ्लोर पर ली हान एक बुक पढ़ते हुए कह रहा था कि काफी देर से वेट कर रहा हूँ, लगता है जिन्हें मुझसे डील करनी है वो अभी तक आए ही नहीं है, कहीं इस बार मेरा प्रेडिक्शन गलत तो नहीं है। वो ये बात सोचकर काफी ज्यादा सीरियस लुक देता है। वहीं दूसरी तरफ जिया अब तक वहाँ पर पवेलियन में मौजूद सभी बुक्स को नीचे फेंक चुकी थी, ये कहते हुए कि यहाँ तो सब कचरा भर के रखा है, बेसिक कल्टीवेशन बुक्स मौजूद है और हमें कह रहा था कि रेयर ट्रेजर मौजूद है। वहीं फॉक्स स्पिरिट भी कहती है कि यहाँ तो एक भी ऐसी बुक नहीं मिली जिससे कि मैं अपने स्पिरिट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ सकूं। अब तो ढूंढते ढूंढते हम लोग 9th फ्लोर पे आ गए, अब और कितना जाके सर्च करना है हमें। ली हान कहता है कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये बोलकर वो एक हाई जंप के साथ 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां जाने पर वो 2 कदम बढ़ाता है कि वहां पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो गया था। उस फॉर्मेशन को देखकर ली हान समझ जाता है कि ये वही है जिसके लिए वो लोग यहाँ आए हैं, और जिया को ये चीजें कितनी ज्यादा पसंद है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। वो ली हान से कहती है कि अब अपने गिफ्ट का मजा लो। वहीं वो फॉक्स स्पिरिट उस 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर कहती है कि ये फर्स्ट सेक्ट एल्डर ने बनाया था, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक ही स्ट्राइक में तुम अपनी जान गंवा सकते हो। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर यहाँ मैं तुमसे कहूंगी कि इस चीज से अच्छे से डील करना। उस फॉर्मेशन के ओपन होते ही वहाँ पर मौजूद सभी डोर्स क्लोज हो जाते हैं ताकि ली हान बाहर ना भाग पाए, पर शायद ट्रैप लगाने वाले को ये नहीं पता था कि ली हान इन सबसे भागता नहीं है बल्कि यही सब ढूंढता है। वो एक स्माइल करते हुए कह रहा था कि बस इसी चीज का तो इंतजार था मुझे। ली हान तो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ली हान उस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उसके मिडल में फेंक देता है, पर वो फॉर्मेशन उसी के स्वॉर्ड को रिवर्स कर देती है, जिसके फोर्स से वो सभी लोग काफी दूर हट जाते हैं। वहीं फॉक्स स्पिरिट ली हान को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ध्यान से लड़ो, अगर एक भी स्वॉर्ड लग गई ना तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ली हान तो काफी ज्यादा स्लो मोशन में उन अटैक्स को डॉज कर रहा था और ऐसा करते हुए वो काफी औसम लग रहा था। इन अटैक्स की वजह से वो तेजी से नीचे गिरता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। फॉक्स स्पिरिट को तो लगने लगता है उसने ली हान को खो दिया, पर तभी ली हान की स्वॉर्ड फोर्सफुली उसे ऊपर खींच लेती है। उसकी स्वॉर्ड उसे कंट्रोल करते हुए ऊपर तक ले आई थी 10th फ्लोर पर, और ली हान अपनी सारी पावर को गैदर करते हुए उस फॉर्मेशन के बीच में स्वॉर्ड घुसाकर उसे तोड़ देता है। ली हान के अटैक से वो फॉर्मेशन कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई थी और वो काफी कूल तरीके से कहता है कि कर दिया ना इसको खत्म। फॉक्स स्पिरिट काफी कंफ्यूज होकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। ली हान मुस्कुराते हुए कहता है तुक्का मारा था, लग गया। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ लकड़ी के टुकड़ों के नीचे एक मिस्टीरियस सी चीज मौजूद है। फॉक्स स्पिरिट उस टुकड़े को देखकर कह रही थी कि ये किसी की होल की तरह दिख रहा है, जैसे कि किसी स्वॉर्ड की जरूरत हो। फर्स्ट टाइम जिया भी किसी चीज को लेकर क्लूलेस थी। यहाँ ली हान स्वॉर्ड वाली बात सुनते ही अपनी स्वॉर्ड को उस की होल में घुसा देता है और फिर उसके जरा सा प्रेशर देते ही वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा दरवाजा ओपन हो गया था। वो सभी बेसमेंट में एक टनल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ फॉक्स स्पिरिट को काफी अजीब सा सेंस महसूस होता है, साथ ही उसे वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। ली हान कहता है कि आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। वहाँ पे उन्हें एक जंजीर से लिपटी हुई बुक नजर आती है जिसका नाम था गेस गोस्ट वॉरियर्स। इस बुक के टाइटल को पढ़ने के बाद जिया कहती है कि ऐसा बकवास नाम कौन रखता है बुक का। वहीं फॉक्स स्पिरिट को लग रहा था कि अगर ये बुक यहाँ पे रखा है इसका मतलब किसी ने ट्रैप बिछाया है। वो तो ली हान से कहती है कि दूर हट जाओ, मुझे लग रहा है कि ये धोखा है, इसे हाथ मत लगाना। पर ली हान का कहना था कि ट्रैप भी तो मेरे लिए लगा है ना, तो जरा देखे तो सही कि आखिर ये ट्रैप काम कैसे करता है।
उसके बुक को उठाते ही बुक में से एक फायर रिलीज होने शुरू हो जाती है। ये फायर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ली हान की पूरी बॉडी में फैल रहा था। फॉक्स स्पिरिट कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसमें खतरा होगा। देखो, अब ये फायर तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल रहा है। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से इस फायर के चपेट में आओ, इस बुक को फेंक दो। ली हान कोशिश करता है कि वो इस बुक को खुद से अलग कर ले, पर कर नहीं पाता। उसका लेफ्ट हैंड उस बुक के साथ बुरी तरीके से स्टक हो चुका था। ली हान को इतना जद्दोजहद करता देखकर वो फॉक्स स्पिरिट रोने लगती है कि देखा, कितना मुश्किल हो गया, अब हम सब यहाँ पर मर जाएंगे। पर जिया काफी रिलैक्स होते हुए कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें मरने की, ये सिचुएशन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम इससे बाहर ना आ पाए। और फिर वो ली हान को एक इशारा करती है, जिस इशारे को ली हान ने काफी अच्छे से समझ लिया था, और वो जिया के ऑर्डर पर अब अपने एंड्रेस ध्यान की पावर का यूज करना शुरू कर देता है। ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ली हान की बॉडी तेजी से ग्लो करने लगती है, और ये एनर्जी और ग्लो इतना ज्यादा था कि बाहर सफाई कर रहे लोगों को भी नजर आने लगता है। ली हान की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि धीरे धीरे वहाँ की बिल्डिंग्स कोलैप करने लगती है, और वहाँ मौजूद सफाई वाले डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उनका डर बिल्कुल ही जायज था, क्योंकि ली हान की पावर की वजह से वो बिल्डिंग पूरी तरीके से खाक बन चुकी थी। उस मलबे के ढेर में हमें फॉक्स स्पिरिट को दिखाते हैं, जो धुएं की वजह से खांसते हुए कह रही थी कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं, वरना हमारी सांस रुक के हम यहीं मर जाएंगे। पर उसकी एक्सपेक्टेशन से उलट जिया और ली हान तो बड़े मजे से उसके फ्लोर पर बैठकर बुक रीड कर रहे थे। जिया तो उस बुक को देखकर कहती है कि कितनी अमेजिंग बुक है, मैंने आज से पहले इतनी बकवास बातें कहीं नहीं पढ़ी थी। वहीं फॉक्स स्पिरिट उस बुक के पन्नों की स्मेल करते हुए कहती है कि इस बुक के पन्ने ना आइस सिल्क से बने हैं, और इस बुक की एज 10,000 साल पुरानी है, यानी ये उस जमाने की सबसे रेयर मटेरियल से बनी है। पर मुझे नहीं पता था कि इसे बकवास लिखने के लिए बनाया गया है। कितनी गलत बात है ना, ऐसे नॉनसेंस चीजों को लिखने के लिए बुक को वेस्ट कर दिया। जिया को फॉक्स स्पिरिट की बात सच नहीं लग रही थी। वो कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जिया के इस टॉन्ट पे वो फॉक्स स्पिरिट कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि ये बुक 10,000 साल पुरानी है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो क्या पता उस बंदे को ढूंढ लो जो इस बुक के पैदा होने से पहले पैदा हुआ हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा। ली हान कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, बस फिलहाल तो यही बात हमारे लिए काफी है कि इस बुक में यिनहाई पवेलियन के बारे में कोई सीक्रेट नहीं लिखा है। उसे यहाँ बुलाया गया है सिर्फ बहाने से, और अब ली हान चाहता था कि उन लोगों को भी वो सबक सिखाए, इसलिए टेबल डाल के वहीं चाय पीने लग जाता है। फॉक्स स्पिरिट के पूछने पर कि अब यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, वो तो काफी कैजुअली कहता है चाय पीने बैठा हूँ। वैसे वो इस पवेलियन का खंडहर बनाने के बाद उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो उसे मारना चाहते थे। अब इस बिल्डिंग की ऐसी हालत देखने के बाद वो खुद ही उसके सामने आने वाले हैं कि हमारी फॉक्सी भी ली हान के साथ बैठकर उन सभी एल्डर्स का वेट कर रही थी, और फिर उन्हें लाइन से गुस्से में वहां आता देखकर वो तो काफी खुश हो जाती है, ये कहते हुए कि अब मजा आएगा ना ये देखने में, पहले तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। वो सभी एल्डर्स वहां पहुंचकर बाफेंग पवेलियन का ये हाल देखकर हैरान थे कि आखिर इस बिल्डिंग की ऐसी हालत किसने की। ली हान वहीं बैठा था तो एल्डर ली उसे देखकर गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिनहाई पवेलियन के हजारों सालों के सीक्रेट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की। एल्डर ली को चुप कराते हुए वहाँ पर दूसरी एल्डर कहती है कि एल्डर ली ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये हमारा यंग पवेलियन मास्टर जो है, तो इससे बहस करने की बजाय इसे इसकी गलती के लिए 1000 सालों के लिए कैद कर देते हैं, तब इसे समझ आ जाएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। उन सभी के बीच में एल्डर शिन भी थे, जो कि ली हान को काफी प्यार से ग्रीट करते हुए कह रहे थे कि मास्टर, मुझे आपके इस रवैये से कोई गिला शिकवा नहीं है। ली हान एक एक करके उन सभी एल्डर्स पर पॉइंट करते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ मुझे डांटने आए हो और तुम मुझे सजा देने आई हो। एल्डर शिन के लिए वो कहता है कि तुम्हें तो मेरी स्वॉर्ड का लालच है। बेचारे के चेहरे का रंग उड़ जाता है ये सुनकर। और फिर ली हान एल्डर चैन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ मुझे मारने के इरादे से आए हो ना। एल्डर चैन अपनी चोरी पकड़े जाता देखकर अपनी बात बदलते हुए कह रहे थे कि कैसी बात कर रहे हैं मास्टर, मैं तो यहाँ आपके लिए फिक्रमंद हो रहा था, इसलिए यहाँ आया हूँ। ली हान भी ऐसे शो कर रहा था जैसे कि उन्हें उसकी बात समझ आ गई, और फिर वो एक स्माइल करता है क्योंकि उसका खेल शुरू जो हो चुका था। वही लड़का जो ली हान को इस पवेलियन तक लेकर आया था, वो मो यहाँ दौड़ते दौड़ते पहुँच जाता है। एल्डर चैन तो उस लड़के को यहाँ देखकर कह रहे थे कि ये अभी तक जिंदा क्यों है। मैंने अपने 2 डिसाइपल्स को भेजा तो था इसे मारने के लिए, क्या वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।
ये सोचते हुए वो अपनी तरफ से एक पॉइजनस नीडल थ्रो कर देते हैं, जिसे वो एक स्माइल के साथ बड़े आराम से डॉज करके स्लाइड करता हुआ उनके पास पहुंच जाता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि ये एल्डर उसे जान से मारना चाहते हैं। वो तो उन एल्डर के पाँव में गिरते हुए कह रहा था कि एल्डर, आपने मुझे जैसा करने को कहा था मैंने वैसा ही किया। आपने तो कहा था कि आप मुझे एक हाई ग्रेड का वेपन देंगे अगर मैं ली हान को जान से मरवा दूं तो, पर मैंने आपकी बात मानी। उसके बावजूद भी आपके डिसाइबल मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ आया हूँ, आपको पता है। उस डिसाइपल की बात सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर ली काफी ज्यादा नाराज होते हुए कह रहे थे कि एल्डर चेन, आप हमारे पवेलियन मास्टर के खिलाफ ऐसी साजिश कैसे कर सकते हैं? क्या ये बात सच है जो भी आपका ये स्टूडेंट कह रहा है? ये सुनकर तो एल्डर चेन काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहे थे कि ये डिसाइपल मेरा नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं और आप लोगों के सामने ये साजिश करके मुझे गलत साबित कर रहा है। ये बोलकर वो उस डिसाइपल को लात मार के खुद से दूर कर देते हैं, पर वो फिर से एल्डर के पाँव में चिपकते हुए कह रहा था कि एल्डर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपका डिसाइबल हूँ और आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये देखकर तो एल्डर चैन ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि उन्हें ली हान की कितनी ज्यादा फिक्र है। वो कह रहे थे कि मुझे उनकी सबसे ज्यादा परवाह है और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। वहीं ली हान भी बड़े मजे लेते हुए कह रहा था कि एल्डर चैन, आपको मेरी परवाह है या इस बात की कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? अब ये बात सुनकर तो एल्डर चैन के चेहरे की सारी रंगत ही उड़ जाती है और वो अब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस डिसाइपल को जान से मार देते हैं। उस डिसाइपल के मरते ही उसकी बॉडी में से हमारी जिया बाहर आ जाती है, क्योंकि असल में तो इस डिसाइपल को पहले ही एल्डर के गुंडों ने मार डाला था। वो तो जिया एल्डर चैन को सभी के सामने बेइज्जत करना चाहती थी, इसलिए वो इस लड़के की बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक आ चुकी थी। वो ली हान के पास जाकर कहती है कि वैसे तो इस बुड्ढे की तलवार काफी ज्यादा भारी है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम्हें इससे फाइट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना होगा। ली हान जिया को खुश करने के लिए कहता है कि मैंने क्लिफ के ऊपर 100 वाइन बॉटल्स छुपाई हैं, तुम माउंटेन के ऊपर जाकर अपने गिफ्ट का मजा ले सकती हो। ये सुनते ही तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है अपने वाइन्स को एंजॉय करने। वहीं अब तक सारे एल्डर्स एल्डर चैन के खिलाफ हो गए थे, ये कहते हुए कि किसी को चुप कराने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें मार दो। आपको क्या लगता है कि ये सब करने के बाद आप आसानी से बच के यहाँ से निकल सकते हैं? आप जैसा महान एल्डर भी इस तरीके के डर्टी ट्रिक्स खेल सकता है, हमें उम्मीद नहीं थी। एल्डर चैन और प्रिटेंड नहीं करते, वो कहते हैं कि इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा है तो अब मैं इस चीज का बदला इसके खून से लूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने हैवी स्वॉर्ड को थ्रो कर देते हैं ली हान की तरफ। ली हान अपने जगह से मूव नहीं करता, बल्कि अपने सामने पड़े हुए टेबल को किक करके उस स्वॉर्ड के सामने फेंक देता है। ऐसा करने से उस स्वॉर्ड की स्पीड स्लो हो जाती है और ली हान अपने आसपास एक अनब्रेकेबल बैरियर बना लेता है। ये बैरियर इतना ज्यादा मजबूत था कि एल्डर चैन के पसीने छूट जाते हैं इसे तोड़ने की कोशिश में। वहीं ली हान तो बड़े मजे से चाय एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ली जाकर एल्डर चैन को रोकने लगते हैं कि वो हमारे पवेलियन मास्टर हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एल्डर चैन तो एल्डर ली की बातों पे हंसते हुए कह रहे थे कि तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये वो पोजीशन डिजर्व नहीं करता। ये बोलने के बाद वो एक हाई जंप करते हुए ली हान के बैरियर को ब्रेक करने वाले थे, पर उससे पहले ही ली हान अपने बैरियर को हटाते हुए अपनी स्वॉर्ड से एल्डर चैन को पीछे धकेलने लगता है। ली हान के स्वॉर्ड से हिट होने के बाद एल्डर चैन काफी पीछे हट गए थे। वहीं ली हान फाइनली अपने चाय को थ्रो करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे बेटे ने क्लिफ से जंप अपने आप लगाई थी, किसी ने उसे मारा नहीं था। ली हान के इस केयरलेस जवाब को सुनने के बाद एल्डर चैन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि मेरा बेटा कभी अपनी जान नहीं ले सकता, उसे मरने पर उकसाने के पीछे तुम्हारा हाथ है और अब मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर थ्रो कर देते हैं, पर इस बार उस स्वॉर्ड की वजह से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और ली हान वहाँ मौजूद नहीं था। एल्डर चैन के यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने पर उन्हें पता लगता है कि ली हान उनके जस्ट पीछे खड़ा है। वो तो एल्डर चैन के पीछे आकर कह रहा था तो तुम्हें लाइफ और डेथ गेम खेलनी है, वो भी मेरे साथ। एल्डर चैन कहते हैं कि हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ।
इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी स्वॉर्ड को भिड़ा देते हैं और उन दोनों की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी। एल्डर चेन को इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर देता हुआ देखकर वो सभी एल्डर्स ली हान के बारे में बात करने लगते हैं कि इस लड़के की स्वॉर्ड स्किल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लड़का अपनी हाई कल्टीवेशन के साथ ही जन्मा होगा और ये इतना ज्यादा जीनियस है जिसने इस तरीके की हाई लेवल की स्किल्स और कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है। वो ली हान के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लाखों में कोई एक ही ऐसा जीनियस हो सकता है। इन एल्डर्स को अब तक ये भी पता लग गया था कि हमारा ली हान मॉर्टल वर्ल्ड का एक प्रिंस रह चुका है, पर इससे ज्यादा जानकारी वो ली हान के बारे में हासिल नहीं कर पाए। ली हान अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं एल्डर चेन काफी चालाकी से अपने पास एक पॉइजनस नीडल ली हान पर थ्रो कर देते हैं और ये चीज दूर से लेंग हुआन के साथ साथ फॉक्सी भी नोटिस कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं ये बुढ़ा अपने हाथ के 2-3 मूव्स को करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसके इस टेक्निक से ली हान मारा जाएगा। ली हान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है क्योंकि उसे ये चीजें काफी ज्यादा बोरिंग लग रही थी और फिर वो अपनी चेस्ट में धंसी हुई उस नीडल को बाहर निकालकर उसे क्रश कर चुका था। इस नीडल ने ली हान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर तो उस एल्डर के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। फॉक्सी तो ये देखकर हैरान थी कि ली हान ने इस बुढ़े की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं ली हान उस क्रिस्टल को क्रश करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास और कोई टेक्निक्स नहीं है क्या? एल्डर तो ये देखकर और ज्यादा गुस्से में भर जाते हैं और इसके बाद वो एल्डर शिन की तलवार को लेकर फाइट को कंटिन्यू करने वाले थे। एल्डर शिन इस बात से नाराज हो गए थे। वो कहते हैं कि आखिर तुम मेरी स्वॉर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर वो फीमेल एल्डर चेन की हालत देखने के बाद कहती है कि इससे बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त मौजूद है। उस एल्डर के ऐसा बोलते ही वो तीनों अरीना से बाहर निकल चुके थे क्योंकि अब तक एल्डर चेन अपना आपा खोकर अपने फॉर्म को काफी ज्यादा खतरनाक बना लेते हैं। उनकी आंखों से खतरनाक फायर रिलीज हो रहा था और वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखने के बाद जिया बताती है कि ये काफी ओल्ड टेक्निक परफॉर्म कर रहा है जिसमें आप अपनी बॉडी की सारी कल्टीवेशन को लगाकर अपनी पावर को इंक्रीज कर लेते हैं, इतनी ज्यादा कि आप अपने से दुगने लेवल के कल्टीवेटर से फाइट कर सकते हैं। कितना बेवकूफ है ये, मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है इसे क्योंकि इस टेक्निक के असर खत्म होते ही तुम्हारी बॉडी यूजलेस हो जाएगी। ली हान को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर काफी पावरफुल अटैक क्रिएट करके ली हान पर थ्रो करते हुए कह रहा था कि चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं आज तुझे मौत के घाट उतारूंगा ताकि मैं मेरे बेटे की मौत का बदला ले सकूं और तुझे उससे माफी मंगवा सकूं। चाहे तेरी कल्टीवेशन कितनी ही हाई क्यों ना हो, आज तू मेरे हाथों रोस्ट हो जाएगा। उनका ये पावरफुल फायर स्लैश सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। ली हान को इसे रोकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो तो स्लाइड करते हुए पीछे हट जाता है। उस अटैक के खत्म होने के बाद तो वो अरीना भी धधकने लगी थी। वहीं अब तक इस एल्डर का गुस्सा शांत नहीं होता बल्कि वो और भी तेजी से ली हान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर ली हान बड़े ही आराम से अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन में फंसाते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पीछे कौन है, किसकी पावर पर इतना ज्यादा कूद रहे हो, नाम बताओ मुझे जल्दी से उसका। पर एल्डर चैन ये कहते हुए मुस्कुराने लगते हैं कि वो इस पवेलियन का होने वाला मास्टर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पावरफुल ट्रेजर मौजूद है, तुम लियोन हाई पवेलियन के मास्टर कभी नहीं बन सकते। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और ली हान ये कहते हुए उसे हर्ट कर चुका था कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे पहले ही बता दिया। ये बोलकर वो एल्डर चैन को टॉर्नेडो में फंसाकर काफी जोर से जमीन पे पटकता है जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। और फिर ली हान अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कह रहा था, ओ एल्डर चैन, तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से तुम मेरे खिलाफ गए, मुझे धोखा दिया और मुझे मजबूरन तुम्हें हिट करना पड़ा, वरना मैं इतना भी बुरा नहीं कि तुम्हें इतनी क्रूर तरीके से ट्रीट करूं। पर तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूं। तुमने मेरी पवेलियन मास्टर को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसके सबऑर्डिनेट्स को भेजा। तुमने उन्हें उकसाया कि वो एक वीक वुमन पर इस तरीके के इल्जाम लगाए। मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और एक स्ट्रॉन्ग आदमी होने के नाते इस तरीके का रवैया कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ।
तुम मेरे मास्टर को उसकी पोजीशन से हटाना चाहते थे ना, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए उनकी पोजीशन को आज से होल्ड करने वाला हूँ। ली हान का ये ड्रामा देखने के बाद लैंग वान सोच रही थी कि क्या ये लड़का एक्टिंग कर रहा है या सच में मेरी पोजीशन चाहता है। वहीं फॉक्सी उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इसकी ओवर एक्टिंग दिखाई नहीं दे रही। तभी अचानक से एक तेज मिस्टीरियस सी आवाज ली हान के कानों में पड़ती है कि तुम एल्डर चैन के साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आज से ये टियानजियान पीक का मास्टर नहीं रहा। अब ये आवाज सुनने के बाद तो ली हान फटाक से अपनी स्वॉर्ड को इशारा करके एल्डर चैन की गर्दन उड़ा देता है, जिससे उनका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सभी एल्डर जमीन पे लैंड करते हुए ली हान को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, क्योंकि अब से वो एक पीक का मास्टर है। ली हान काफी गुस्से में उनके ऊपर स्वॉर्ड तानते हुए कह रहा था कि जाकर अपने पीक मास्टर से कह देना, दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो उसके अंजाम के लिए रेडी रहे, क्योंकि मैं फिर इस बात को भूलूंगा नहीं। ये बोलने के बाद वो एक काफी डेंजरस लुक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लैंग वान को दिखाया जाता है, जो कि एक फ्लावर को समन करने की कोशिश कर रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी उससे वो फ्लावर समन नहीं होता, तो वो अपने मास्टर के पास पहुंच जाती है। यहाँ हमें सीरीज में फाइनली लैंग वान के मास्टर को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा हैंडसम थे। लैंग वान अपने मास्टर से शिकायत करते हुए कह रही थी कि मास्टर, मैं कितनी देर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा। लैंग वान की आंखों में अपने मास्टर के लिए प्यार साफ देखा जा सकता था। वहीं लैंग वान के मास्टर शोंगजिन उसे बताते हैं कि अगर तुम अपना ध्यान उस पे अच्छे से फोकस करो और खुद पे भरोसा रख के बार बार प्रैक्टिस करती रहो तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो फ्लावर समन करके दिखाते हैं और वो फ्लावर लैंग वान को देते हुए कहते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनना, वो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने मास्टर से वो फ्लावर लेने के बाद लैंग वान बड़े प्यार से उन्हें देख रही थी। तभी अचानक से उसे किसी चीज के गिरकर टूटने की आवाज आती है। इस आवाज से वो काफी परेशान और हैरान थी। उसके मास्टर उसे शांत रहने को कहकर ये कह रहे थे कि तुम बस बिना हिले यहाँ मेरा इंतजार करो। लैंग वान अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद रियलिटी में वापस आते हुए सोच रही थी कि आखिर मास्टर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि बस बिना हिले इसी जगह पर खड़ी रहो। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके कानों में ली हान की आवाज आती है, जो कि जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि मैंने इस पीक में अपना काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ तक कि मैं लोगों के खिलाफ भी गया ताकि मैं इस पीक को बचा सकूं, पर मेरे इस काम के लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। साथ ही मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूं। मेरे यहाँ कल्टीवेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर मुझसे एक छोटा सा वास टूट भी गया है तो क्या वो इतनी ज्यादा क्रूएल है कि इसके लिए मुझे सेट से बाहर निकाल देगी। ली हान ने जो वास तोड़ा था उसमें जो फ्लावर मौजूद है वो वही फ्लावर है जो लैंग वान के मास्टर ने उसे दिया था। ली हान असल में लैंग वान से उसके मास्टर के बारे में पता करना चाहता था, इसलिए वो ऐसा उसे उकसाने के लिए कर रहा था। जिसे देखते हुए जिया कहती है कि तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़की इतनी भी ज्यादा इनोसेंट नहीं है जितनी बाहर से दिखती है, तो तुम्हारे इस ड्रामा पर उसका यकीन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉक्स स्पिरिट और ली हान तो दोनों ही जिया की बात पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तक लैंग वान भी ली हान के रूम में एंटर हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद ली हान ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लैंग वान उस टूटे हुए वास को देखकर और उस फ्लावर को डिसअपीयर होते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्से से भर जाती है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो ली हान का सर धड़ से अलग कर दे, पर फिलहाल वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ ली हान बहुत ज्यादा इनोसेंट बनते हुए कह रहा था कि मुझसे ये गलती से हुआ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला के दे सकता हूँ। लैंग वान अपने गुस्से का घूंट पीते हुए काफी गुस्से से झटक कर जाते हुए कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं। वहीं उसके बिना कुछ बोले ऐसे वहां से जाता हुआ देखकर वो फॉक्स स्पिरिट और ली हान दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए तो ये हजम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि लैंग वान जो छोटी छोटी बात पे ली हान के गर्दन पे स्वॉर्ड रख देती है, वो इतनी बड़ी बात हो जाने पर भी इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकती है। जिया भी कह रही थी कि मुझे तो पहले से ही पता था
लेकिन इतना कोल्ड रिएक्शन होगा ये अंदाजा नहीं किया था मैंने। ली हान इस मैटर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि तभी उसे एहसास हो गया था कि मैंग फो क्लिफ के ऊपर हाजिर हो चुकी है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मैडम तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं लगेगा। और फिर वो मैंग फो से मिलने जाते हुए कह रहा था कि अब बड़े दिनों बाद हम काम की बात करेंगे। क्लिफ के ऊपर जाने के बाद उसे एक लड़का नजर आता है और वो सीधा जाकर उसके बट पे एक जोरदार हिट देता है और फिर हंसते हुए कहता है कि लड़कों की तरह ड्रेसअप करके मुझे उल्लू बनाना चाहती थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। बेचारा वो लड़का शर्म से लाल पीला होते हुए कह रहा था कि मास्टर मैं तो सच में लड़का हूँ। अब ये देखकर कि उसने गलत बंदे पर हाथ लगा दिया, वो सीरियस होते हुए कह रहा था कि आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने सेक्ट में वापस जाओ। वो तो अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भाग लेता है। उसके जाने के बाद तो ली हान के चेहरे का रिएक्शन देखते बनता है। वहीं मैंग फो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही थी कि मास्टर ये तो गलत बात है, मैं तो बस आपसे कुछ दिन दूर थी और आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये है कि मेरे स्किल्स सच में कमाल की है, जो आपको हर बार मैं बेवकूफ बना देती हूँ। ली हान तो कह रहा था कि क्या तुम अपनी बकवास बंद करके मुझे ये बताओगी कि तुम्हें जो ढूंढने के लिए भेजा था वो मिला। मैंग फो कहती है कि तुमने मुझे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पता लगाने को कहा था ना, पर अभी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज से ठीक 3 दिन बाद पीक कंपटीशन होने वाला है और उसमें तुम्हारे इस डिल्यूजन सेक्ट को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया जाएगा। ली हान ये सुनने के बाद कहता है कि वो क्यों। मैंग फो बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूनहाई पवेलियन 7 पीक से मिलकर बना है और पीक कंपटीशन में ये सभी सेक्ट आपस में फाइट करते हैं। जो भी सेक्ट जीतता है उसे सीक्रेट ट्रेजर मिलता है और बाकी सारे 6 सेक्ट पर वो रूल करता है। पर पिछली बार जब ये पीक कंपटीशन हुआ था तो तुम्हारी मास्टर के मास्टर यानी कि लैंग हुआन के मास्टर शुन सोंग सिंह अकेले उन 6 के 6 सेक्ट पर भारी पड़ते हुए उस सीक्रेट ट्रेजर को जीत जाते हैं। पर अफसोस वो मर गए थे और मरने से पहले उन्होंने वो सीक्रेट ट्रेजर छुपा दिया था जिसके बारे में शायद तुम्हारी मास्टर को भी नहीं पता। इसलिए अब सभी सेक्ट्स मिलकर तुम्हारे डिल्यूजन सेक्ट को वैनिश कर देंगे अगर तुमने जल्द से जल्द उन्हें वो सीक्रेट ट्रेजर हैंड ओवर नहीं किया तो। और तुम तो जानते हो कि बाकी सेक्ट्स की जो एल्डर है वो तुम्हें हासिल करने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट है। मैंने तो उड़ती उड़ती एक अफवाह भी सुनी है। ली हान के पूछने पर कि वो कौन सी अफवाह है, वो कहती है कि शायद तुम्हारी मास्टर का अपने मास्टर के साथ अफेयर था। ये सुनकर ली हान कहता है कि क्या बकवास है ये, मुझे इस पर यकीन नहीं है। वहीं मैंग फो का कहना था कि तुम यकीन करो या ना करो बात तो यही है, इसलिए तुम अपना सारा फोकस वो सीक्रेट ट्रेजर ढूंढने में लगाओ वरना तुम्हारा पत्ता यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर ली हान काफी ज्यादा सीरियस नजर आने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली हान डिल्यूजन पीक में मौजूद सभी के सभी ट्रैश को बाहर निकालकर उन्हें अच्छे से चेक कर रहा था। वहीं सुबह सुबह सारा का सारा कचरा इकट्ठा करके उसने वहाँ पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर जिया कहती है कि क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है जो सुबह सुबह उठ के कचरे छान रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि कचरे में अपना ट्रेजर छुपाएगा। ली हान का कहना था कि अक्सर समझदार इंसान वहाँ चीजों को छुपाते हैं जहाँ सबका ध्यान कम जाता है और फालतू पड़ी चीजों से अच्छा क्या है ट्रेजर छुपाने के लिए। इसलिए मैं डिल्यूजन पीक के एक छोटे से छोटे सामान को भी अच्छे से चेक करने वाला हूँ। वहीं अब तक उसकी इस हरकत की खबर लैंग हुआन को भी आ जाती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिल्यूजन पीक के सामान से इस तरीके से छेड़खानी करने की, और ऊपर से तुम उसे ट्रैश कह रहे हो। ये बोलकर वो उस पे एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देती है। ली हान तो उस अटैक से बच जाता है उसे डॉज करके, पर उस अटैक की वजह से वहाँ मौजूद सारा सामान बिखर जाता है। ली हान को पता चल गया था कि लैंग हुआन कहाँ है, इसलिए वो रूफटॉप पे जाकर उससे पूछता है कि बताओ मुझे वो सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पे छुपा के रखा गया है। लैंग हुआन सीधा सीधा कह देती है कि मुझे नहीं पता। ली हान रिलैक्स होकर बैठते हुए कह रहा था कि वो जो फॉरेस्ट में ग्रेव है वो तुम्हारे मास्टर की थी ना, है ना। ये सुनकर लैंग हुआन काफी सीरियस होते हुए कहती है तो तुम्हें पता था कि वो लड़की मैं थी। वो कहता है कि ये जानना जरूरी नहीं है, मुझे ये बताओ कि मरने से पहले तुम्हारे मास्टर ने लास्ट वर्ड क्या कहा था। ये सुनकर लैंग हुआन को काफी अजीब लगता है, साथ ही वो मना करते हुए कहती है कि मुझे याद नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया है वो। ली हान खड़े होते हुए कह रहा था कि 3 दिन बाद पीक कंपटीशन है और तुम अच्छे से जानती हो कि उसमें डिल्यूजन पीक के साथ क्या होगा। बेशक तुमने गिव अप कर दिया हो, पर अगर मुझे डिल्यूजन पीक को ऊपर से लेकर नीचे तक भी खंगालना पड़ा
तो मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा उस सीक्रेट ट्रेजर को, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं लैंगवान डिसाइड करती है कि वो उसे अपने मास्टर के लास्ट वर्ड बता देगी। वो कहती है कि मास्टर के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो एक छोटी सी दुनिया में ट्रैप है, बस एक छोटा सा कदम और फिर काफी बड़ी दुनिया उनके सामने हाजिर होगी। ये एक छोटी सी पोएट्री थी पजल के फॉर्म में, जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाते ही ली हान को उसका जवाब मिल गया था। वो लैंगवान से कहता है कि क्या इस पीक में कहीं पे क्लिफ मौजूद है। लैंगवान को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये सीक्रेट ट्रेजर ढूंढते हुए अचानक से क्लिफ के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर फिर भी वो उसे पीक में मौजूद इकलौते क्लिफ के पास ले जाती है। उस क्लिफ के पास लाने के बाद ली हान वहाँ जाकर वहाँ की खाई को पत्थर फेंक के नापता है। लैंगवान उसे ऐसा करते हुए देखकर पूछ रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ आए क्यों, जानना क्या चाहते हो तुम। ली हान तो मुस्कुराते हुए कहता है वो तुम्हारे ग्रेट महान मास्टर यहीं से कूद के मरे थे। खुद को खत्म करने वाली बात पे लैंगवान चिढ़ते हुए कहती है कि मेरे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनके अपने कुछ सिद्धांत थे, वो खुद की जान नहीं ले सकते थे, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। ली हान कहता है कि जिंदगी से थक जाओ तो क्या फर्क पड़ता है कि खुद की जान लो या ना लो। लैंगवान उसे जवाब देने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो ये देखकर काफी हैरान थी कि ली हान वहाँ नहीं था। वो तो एक पल को डर जाती है कि कहीं ली हान इस क्लिफ से कूद तो नहीं गया। वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। उसे तो लग रहा था कि अपने मास्टर की तरह उसने ली हान को भी खो दिया, पर तभी अचानक से ली हान का हाथ आता है और वो उसे अपने साथ खींचते हुए एक पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में आ गया था। ये पोर्टल उसी क्लिफ के किनारे पर मौजूद था जिसे ली हान ने फाइनली ढूंढ लिया। वो दोनों जिस जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे वो असल में डिल्यूजन पीक का ओरिजिनल वर्जन था। ली हान कहता है तो ये है तुम्हारे मास्टर का वो वास्ट वर्ल्ड जिसके बारे में उन्होंने अपनी इस सीक्रेट पोएट्री में बताया। लैंगवान भी इस तरीके की जगह को पहली बार देख रही थी। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बिल्कुल उन्हीं के पीक की तरह सेम टू सेम पीक इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। तभी उन दोनों को ही दो पावरफुल मास्टर के आपस में फाइट करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उनके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक थे जिसका ऑरा और प्रेशर लैंगवान और ली हान दोनों महसूस कर पा रहे थे। उस ऑरा के इफेक्ट से दोनों ही खुद को संभालने लगते हैं। वहीं दोनों मास्टर्स की आवाज को पहचानते हुए लैंगवान समझ जाती है कि उन दोनों में से एक उसका मास्टर है और ये जानकर कि उसका मास्टर जिंदा है वो बहुत ज्यादा हैरान थी।